हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि जानते हैं कि आपका अब सेकेंड ईयर का वीडियो है और यह मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि तीसरा पेपर होता है आपके, तो ये तीसरा सब्जेक्ट का हम लोग लेकर आए हैं। यूनिट नंबर 5 शुरू कर दिए हैं। जैसा कि मैं पिछला बार ही आप लोग को पढ़ाया था मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो मेरे डियर, आप लोग को मैं वर्गीकरण पढ़ा चुका हूँ कि कितने प्रकार के जो है मानसिक रोग होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार से होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जान चुके हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सा रोग किस प्रकार के होता है तो फिर आप इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा न्यूरोसिस है और कौन सा साइकोसिस है, ठीक है। और जब आप दोनों को डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों को एक ही समझ लेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। साइकोसिस एक पागलपन की तरह होता है, ठीक है, लेकिन न्यूरोसिस एक नॉर्मल मानसिक समस्या होता है जो चोट उट लगने के कारण या जो हार्मोनल चेंजेज होता है उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन जो आपके साइकोसिस होता है वह आपके परिवार के कारण हो सकता है, परिवार में बार बार झगड़ा, ठीक है, समाज में आपको एक अलग नज़रिए से देखना, समाज से आपको अलग थलग कर देना, तो इस सब से मानसिक जो है बीमारी उत्पन्न होता है। फिलहाल उस सब को हम नहीं देखने वाले हैं, पीछे देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर 13वां नंबर का वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। ओके, देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 है, वीडियो नंबर यह 14वां है। चैप्टर का नाम है मेंटल डिसऑर्डर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक विकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ये जो हम आज प्रश्न लेकर आए हैं यह स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है मेरे डियर, यहाँ से एक क्वेश्चन 10 नंबर में आएंगे ही आएंगे, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछने का एक सेट ए हो गया 10 नंबर का, ठीक है ना, 10 या 15 नंबर में भी पूछ देता है। तो एक सेट आपका ए हो गया जिसमें पूछेगा सिजोफ्रेनिया को परिभाषित करे, इसके चिन्ह लक्षण को लिखे और इसके नर्सिंग प्रबंध को समझाए। एक सेट तो ये हो गया। दूसरा सेट कहेगा कि सिजोफ्रेनिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और इसके जो है इसके कारण को बताएं, और लास्ट में पूछेगा कि इसमें जो है उपचार को लिखे, उपचार को लिखे। तो कितने प्रकार से इसका उपचार संभव है वो पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा सिजोफ्रेनिया क्या है, इसके प्रकार और इसके कारण को बताएं, ठीक है। तो अलग अलग है, सब मैं आपको अलग अलग करके पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आता है तो यह सिजोफ्रेनिया टॉपिक आपका 10 नंबर ख़त्म कर देगा और पूछेगा ही पूछेगा, चाहे इसका कारण पूछे, चाहे इसका प्रकार पूछे, चाहे इसका चिन्ह लक्षण पूछे, चाहे इसका नर्सिंग प्रबंध पूछे, पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, और 10 नंबर में पूछेगा ही। और सभी में कॉमन ये है कि आपको एक लंगड़ी में इसका डिफिनीसन जरूर पूछता है सिजोफ्रेनिया का। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। समझने के लिए आपको इस सिजोफ्रेनिया के डिफिनीसन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरे डियर, एकदम लैंग्वेज आसान करके लिखे हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अभी ही बता देता हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम सिजोफ्रेनिया भी लिखते हैं, सिजोफ्रेनिया को हिंदी में हम लोग मानसिक विखंडता कहते हैं। मतलब मन का खंड खंड विभाजित हो जाना, मन का विभाजन होना, ठीक है, मन का बदल जाना, यही जो है हमें मानसिक विखंडता कहते हैं, या इसी को मनोविदलता भी कहते हैं, मन का बदल जाना, ठीक है। चूँकि यह एक मानसिक बीमारी है, और मैं अभी बता देता हूँ स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोसिस टाइप का बीमारी है। चूँकि इसमें व्यक्ति का जो है बच्चे से लेकर सियाना तक भी ये होता है और यह लंबे समय तक चलता रहता है। अगर मान गए इसके बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे व्यक्ति शकी टाइप के हो जाता है, व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, वो अपने आसपास के लोगों से जो है नाता धीरे धीरे तोड़ने लगता है। उसको आप बोलिएगा कुछ, उसको सुनाई देगा कुछ, आप उसको सही तरीका बताइएगा, उससे लगेगा कि हमें एक गलत तरीका बता रहा है। तो इस टाइप से व्यक्ति का जो है व्यवहार से लेकर उसका मानसिक जो है संतुलन धीरे धीरे काल्पनिक दुनिया की तरफ चलने लगता है, रियलिटी को छोड़कर। तो ये सिजोफ्रेनिया, अब मान गए किसी में थोड़ा दिन के लिए अगर किसी का भ्रम उत्पन्न होता है तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि इसके अंदर सिजोफ्रेनिया आ गया है। सिजोफ्रेनिया लक्षणों को कुछ दिनों तक देखने के बाद अगर कंटिन्यू यह 5-6 महीने साल भर बना है तो समझ सकते हैं कि यह स्किज़ोफ्रेनिया व्यक्ति में है, ठीक है। चलिए आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। मेरे डियर, सिजोफ्रेनिया यानी मनोविदलता एक मानसिक विकार है, मानसिक समस्या है जो पीड़ित व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो भी व्यक्ति क्या होता है कि ये सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होता है तो उसके सोचने समझने और व्यवहार में जो है परिवर्तन आ जाता है, यानी उसको सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। कौन? स्किजोफ्रेनिया। तो क्या समझे, स्किजोफ्रेनिया एक मानसिक समस्या है, विकार है, ठीक है ना, जो व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता को
प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे ही सिजोफ्रेनिया अगर व्यक्ति में पहचान लिया गया कि हाँ सिजोफ्रेनिया है, तो आप उसमें देखेंगे कि उसका सोचने समझने का जो क्षमता है वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग है। ठीक है, इस दौरान व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया जीने लगता है। अब जब व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से ग्रसित रहता है तो वह रियलिटी को छोड़ देता है, रियलिटी को धीरे धीरे समाप्त होने लगता है उसके अंदर, और वह इमेजिनेशन के दुनिया में, काल्पनिक की दुनिया में चले जाता है। मतलब एक उसका अलग सा दुनिया लगने लगता है उसको। ठीक है ना, उससे ऐसे आवाज़ सुनाई देते हैं जो वास्तविक में होते ही नहीं है। जो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होता है तो उसको तमाम तरीके के भ्रम होते हैं। उसको देखने का भ्रम हो सकता है, उसको सुनाई देने का भ्रम हो सकता है, ठीक है ना, गंध का भ्रम हो सकता है, तो उसको तमाम तरीके के भ्रम हो सकता है। भ्रम मतलब कि जो चीज़ें वास्तविकता में नहीं है वो भी उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें है, मतलब बिल्कुल वह काल्पनिक दुनिया में चले जाता है। तो वही कहता है कि उसको ऐसे चीज़ें सुनाई देंगे, आवाज़ें सुनाई देंगे जो उसे वास्तव में होता ही नहीं रहता है। आवाज़ कुछ और के है, उसको लगेगा कि भूत का आवाज़ है और डरा रहेगा। तो इस टाइप से व्यक्ति में होता है। ठीक है ना, उसके बाद सिजोफ्रेनिया के चलते व्यक्ति को बात करने में भी समस्या होने लगती है। जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होते हैं उसको बात करने में, आपसे किसी से कम्युनिकेशन करने में भी समस्या होने लगता है। ठीक है, स्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया के चलते व्यक्ति को बात करने में भी समस्या होने लगती है। ठीक है, समझ गए। सिजोफ्रेनिया का मरीज बिना किसी वजह के हर बात वह व्यक्ति पर शक करता है और अपनी ही दुनिया में खोए रहता है। और जो भी सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति रहता है तो वह जो है क्या करेगा कि बात बात पर जो है शक करेगा। ठीक है ना, वो कुछ भी करेगा तो उसे अपनी बात सही लगेगा, लेकिन सामने वाले को बात को लगेगा कि ये हमें झूठा बता रहा है, गलत बता रहा है, जबकि सामने वाला उसे सही बता रहा होता है। मतलब पूर्णतः वह इमेजिनेशन में चला जाता है, वह व्यक्ति काल्पनिक में चला जाता है वास्तविकता को भूलकर। ठीक है, और यही सब सिजोफ्रेनिया का जो है आपको एक, जैसे मानिए किसी औरत में, शादीशुदा औरत है, अगर उसमें स्किजोफ्रेनिया हो गया तो पति से क्या होगा, उसको नहीं पटेगा या उसको घर में किसी से नहीं बन पाएगा। वो घर में उसको कोई अच्छा बात कहेगा तो उसे लगेगा कि हमें गलत पढ़ा रहा है। ठीक है ना, वो औरत बार बार अपने घर वालों पर या अपने पति पर किसी भी चीज़ को लेकर शक कर सकती है। ठीक है ना, उसको अपना बात का टोन और परिवार में जो बात होगा उस दोनों के बात में डिफरेंस होने लगेगा। ठीक है ना, बात बात पर गुस्सैल हो जाएगी, आक्रामक हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है एक्टिवेटेड आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से जो व्यक्ति और उसका व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, उसका सोचने समझने का शक्ति जो है समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति में हो सकता है। समझ गए। तो यही सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है कि वह व्यक्ति बात बात पर शक्की स्वभाव का हो जाता है और अपने ही दुनिया में खोए रहता है, उसे आसपास की दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, सिजोफ्रेनिया जिसे हम लोग मनोविदलता या मानसिक विखंडता भी कहते हैं, में व्यक्ति असमान सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविकता को पहचान पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जो भी व्यक्ति सिजोफ्रेनिया होता है तो देखिए ये सब के सब हम आपको कहानी के तौर पे बता रहे हैं। आप इसको ऐसा नहीं कीजिएगा कि लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपको मैं ये कहानी के तौर पर बता रहा हूँ और जितना भी बता रहा हूँ ये सब को लिख दीजिएगा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है ना। चलिए, अब ये जो सिजोफ्रेनिया होता है इसमें व्यक्ति जो है असमान सामाजिक व्यवहार करता है, मतलब उसके समाज के साथ जो है किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहता है, वह वास्तविकता को पहचान पाने में असमर्थ हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का होते हैं वह रियलिटी को नहीं पहचान पाता है कि क्या वास्तविकता है और सिर्फ काल्पनिक करने लगता है, कल्पनाओं से उसका जीवन भरे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इस रोग में रोगी के विचार, थॉट, संवेग, इमोशन, बिहेवियर में असमान बदलाव आ जाते हैं। जैसे ही सिजोफ्रेनिया होता है तो व्यक्ति के विचार, संवेग, व्यवहार, ठीक है ना, एक्टिविटी मतलब सक्रियता, बोलचाल, इस सब में प्रभावित आने लगता है, बदलाव आने लगता है, जिसके कारण वह कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। जो भी सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति होता है उसे तो आसपास के लोगों से या घर के लोगों से तो नहीं ही बनता है, बट उसके खुद के भी अंदर के चीज़ों को पहचानने का क्षमता गायब होने लगता है। उसको रोग रहता है, ये चीज़ें पता है कि रोग है, लेकिन उसे मालूम नहीं रहेगा कि हाँ हमें कोई रोग है। तभी देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर इस टाइप के हो जाता है जो दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करता है, दूसरे पर शक करता है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, उसके बात करने में जो है समस्या आने लगता है, कम्युनिकेशन करने में। तो देखते होइएगा कि ऐसे व्यक्ति जिसको व्यवहार
व्यवहार में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना, और विचार में परिवर्तन, इस समय परिवर्तन आ जाता है और एक अलग तरीके से अपना सब चीज़ पेश करेगा। समझिएगा यह कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। चीज़ें समझ गए। और जब वैसा पेशेंट होता है तो दूसरे की तो बात छोड़िए, खुद के देखभाल करने में भी जो है वह पीछे हट जाता है, खुद के देखभाल भी नहीं सही से कर पाता है, ना खुद के बारे में जान पाता है कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या है, ठीक है ना। तो यही सब सिजोफ्रेनिया में होता है। मैं आपको बता दिया कि इसमें व्यक्ति शकी भी होता है, भ्रमित भी होता है, ठीक है ना, जो भ्रम जिसके अंदर होता है, शक होता है, तो ये सब कल्पना होता है, व्यवहार में परिवर्तन, सोचने समझने में परिवर्तन, तो ये सब के सब सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति को होता है। तो उम्मीद है इतना बढ़िया से सिजोफ्रेनिया मैं आपको बताया, समझ गए होंगे। आप एग्जाम में परिभाषा में ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। और समझ गए तो आप इसको डिफाइन करने में, क्लियर करने में भी आप जो है अच्छे होंगे। अब बात यहाँ पे आती है मानसिक विखंडता के चिन्ह व लक्षण, जो कि हमारा बी नंबर का क्वेश्चन है, चिन्ह व लक्षण। चलिए हम इसको देखते हैं। मानसिक विखंडता के चिन्ह व लक्षण निम्नलिखित होते हैं, चलिए देख लेते हैं। मेरे डियर, आपको नॉर्मली 3 टाइप से इससे जो है चिन्ह व लक्षण को हम यहाँ पे बांटे हैं। पहला है आधारभूत लक्षण, फंडामेंटल सिम्टम्स। दूसरा मैंने बांटा है इसको प्रथम और द्वितीय दर्जे के लक्षण में, एंड तीसरा बांटे हैं क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना, क्लिनिकल, समझ गए ना, लक्षण में। तो तीनों प्रकार से हम लोग देख लेंगे तो चिन्ह और लक्षण समाप्त हो जाएगा। पहला है आधारभूत लक्षण, फंडामेंटल सिम्टम्स। मेरे डियर, किसी को भी अगर मान गए सिजोफ्रेनिया होता है तो अगर उसका आधारभूत लक्षण क्या होता है, मतलब जो कॉमन लक्षण क्या होता है, जो सब में पाया ही जाएगा, तो उसका आधारभूत जो लक्षण होगा वह पहला होगा उदय भाविका, अब एम्बिविलियंस, ठीक है ना, उदय भाविका। इसमें होता यह है कि एक ही व्यक्ति में 2 तरह के भावना पाया जाता है, एक विरोधी और एक 2 परस्पर विरोधी भावना व्यक्ति के अंदर या विश्वास या थॉट जो है पाया जाता है, ठीक है। जैसे मानिए कोई सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति है, अगर उसमें पहले दर्जे का अगर उसमें लक्षण होगा, मतलब आधारभूत लक्षण होगा, और उसमें अगर एम्बिवैलेंस होगा, तो एम्बिवैलेंस मतलब उभय भाविका में होता है कि व्यक्ति एक ही है लेकिन उसमें 2 तरह के जो है विरोधी भावना, 2 तरह के जो है कंपटीटर जो है भावना, इमोशन उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति या तो भावना हो सकता है, ठीक है ना, या जो है विश्वास हो सकता है, या थिंकिंग, सोच हो सकता है। तो यह 2 तरह के एक ही व्यक्ति में भावना जो परस्पर दोनों विरोधी भावना हो, वही जो है उदय भाविका होता है, ठीक है। तो ये आपका उदय भाविका पहला लक्षण हुआ। दूसरा इसमें का लक्षण है स्वपरायणता, ऑटिज्म। ऑटिज्म में होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति को अगर सिजोफ्रेनिया होगा तो उसके जो फंडामेंटल सिम्टम्स, आधारभूत जो लक्षण होंगे, उसमें जो ऑटिज्म होता है ना, ये ऑटिज्म व्यक्ति में क्या करता है कि वो जो है उसे बचपना दिखाता है। अगर मान गए किसी व्यक्ति में ऑटिज्म होगा और उसमें लक्षण है ऑटिज्म एक सिजोफ्रेनिया का, तो ऑटिज्म में होता है कि व्यक्ति बचपना दिखाता है, व्यक्ति दिन के समय में सपना देखते रहता है, व्यक्ति कल्पनाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाता है, कल्पना करते रहता है, ठीक है, और अपने आसपास के होने वाले घटनाओं से क्या होता है, वाकिफ नहीं होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही ऑटिज्म है, स्वपरायणता मतलब खुद में डूब जाना, कल्पना करने लगना, दिन में स्वप्न देखना, बचपना दिखाना, और आसपास क्या हो रहा है इस सब को जानकारी नहीं रखना। तो ये ऑटिज्म जो है लक्षण होगा इस व्यक्ति में। सी नंबर का देखिएगा, दुष्प्रभाव पड़ना, इफेक्ट डिस्टर्बेंस। दुष्प्रभाव पड़ने का मतलब होता है कि रोगी का मूड जो है अनुपयुक्त होता है, भावविहीन होता है, कुंद होता है, इच्छा शक्ति की गणना और दैनिक क्रियाओं को पालन करने की इच्छा हो सकती है। इसमें जो व्यक्ति होता है उस पर दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति का मूड जो है कुंद हो जाता है, भावहीन हो जाता है और अनुपयुक्त हो जाता है। तो यह जो है लक्षण दुष्प्रभाव पड़ना भी एक होता है, ठीक है। एंड आधारभूत लक्षण के लास्ट वाला लक्षण है विचारों की भिन्नता, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। विचारों की भिन्नता का मतलब होता है कि यह एक चिंतन का या एक थॉट का विकार, डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, प्रभावित होता है, विचार असंबंधित तर्कहीन देता है, अनोखे जो है बातें बोलेगा, मुहावरा कहेगा, और प्रकट किए गए विचारों को बहुत कम अथवा कोई संबंध नहीं होता है। मतलब इस प्रकार से अगर किसी में विचार की भिन्नता होगा, और सिजोफ्रेनिया के एक लक्षण विचारों की भिन्नता भी हो सकता है, तो उसमें विचार जो है अलग अलग होगा, वो जो विचार होगा उसके तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है ना, वह एक अलग तरीके के विचार उत्पन्न करेगा जो आपके और तथ्यों से अलग होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब वही जान पाएगा जो व्यक्ति विचार उत्पन्न कर रहा है अपना, ठीक है ना।
तो ये विचारों की भिन्नता होता है। देखिए मैं सीधा बता, समझने के लिए चारों समझ गए कि क्या होता है। सिर्फ आपको याद ये रखना है, आधारभूत लक्षण में 4 प्रकार से लक्षण होते हैं। पहला होता है उभय भाविता, एम्बिविलेंस, ठीक है ना। उसके बाद ऑटिज्म, स्वपरायणता, और उसके बाद था विचारों की भिन्नता है, एंड एक आपका कौन सा है, दुष्प्रभाव पड़ना। तो ये 4 लिख दीजिएगा। अगर इसके अंदर नहीं भी लिखिएगा चीज़ें को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो लक्षण आता है आधारभूत के बाद, जो दूसरा है वह पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है। मैं आपको बताया था फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक का सिम्टम्स, ठीक है। तो कर्ट श्रेडर के अनुसार सिजोफ्रेनिया के रोगियों में पहले और दूसरे दर्जन के लक्षण पाए जाते हैं। तो दूसरा हमारा जो है चिन्ह और लक्षण क्या है, पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण। ओके, अब पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण का मतलब क्या है, तो मेरे डियर एक कर्ट श्रेडर ये होंगे अपना मेंटल हेल्थ के, या इसी को साइकोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है ना, या साइकेट्रिस्ट होंगे। इन्होंने कर्ट श्रेडर ने सिजोफ्रेनिया को पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण में इन्होंने बताया कि रोगियों में पहले और दूसरे दर्जन के लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है देख लीजिए। श्रव्य विचार, श्रव्य विचार का मतलब है कि सुनने से संबंधित समस्या व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है ना, कि आप बोलिएगा कुछ और उसको सुनाई कुछ और देगा। तो पहला श्रव्य विचार का समस्या आता है व्यक्ति में। दूसरा है उत्तेजित करती अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें। अब कर्ट श्रेडर ने कहा कि दूसरे प्रथम और द्वितीय दर्जे में श्रव्य विचार का समस्या होगा व्यक्ति में। उसके बाद लक्षण ए होगा कि उसका आवाज़ जो है या जो बात करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, उत्तेजित और चर्चा करती हुई। मतलब देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति अपने मन में गुनगुनाते रहता है, ऐसा होता है ना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमेशा मन में बुदबुदा रहा है, अपने मन से ही बात कर रहा है जोर जोर से आवाज़ देकर, तो समझिए कि वो जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ से पीड़ित है। वो जो है उत्तेजित करती अथवा चर्चित करती हुई आवाज़ें व्यक्ति में आएगा। व्यंग करती हुई आवाज़ें, व्यक्ति अपने अंदर ही व्यंग कसेगा, मुहावरा कहेगा। इस प्रकार के अगर ज़्यादा कहने लगता है तो वह एक प्रकार से दिक्कत की बातें हैं, ठीक है ना। व्यक्ति के अंदर शारीरिक निष्क्रियता, मतलब जो व्यक्ति का एक्टिविटी होता है, शारीरिक फिजिकल जो एक्टिविटी होनी चाहिए वह निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना, डीएक्टिवेट हो जाता है। विचारों का वापसी, प्रसारण और निवेश, व्यक्ति में विचार का बहुत ज़्यादा समस्या, थॉट का होने लगता है, ठीक है। भ्रांतियों से संबंधित अवबोधन, व्यक्ति में भ्रांति पाए लगता है, भ्रम जिसको हम लोग कहते हैं, भ्रम होने लगता है। अवबोधन में व्यक्ति को अवबोधन में समस्या होने लगता है, मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने बोध करने में जो है समस्या आने लगता है, ठीक है ना। मूड का बदलाव, व्यक्ति का मन जो है बदल जाता है और भावनाओं जो है कुंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है, ठीक है, जो कि कर्ट श्रेडर के अनुसार है। ओके, तो मेरे डियर कर्ट श्रेडर ने जो कहा पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण, आराम से इसको याद कीजिएगा। श्रव्य विचार, उत्तेजित और व्यंग करती हुई आवाज़ें, ठीक है ना, व्यंग करती हुई आवाज़ें। शारीरिक निष्क्रियता, मतलब शारीरिक रूप से व्यक्ति डीएक्टिवेट हो जाता है। विचारों का वापसी होने लगता है व्यक्ति में भ्रांतियाँ आने लगता है, ठीक है। व्यक्ति अवबोधन के अन्य प्रकार, मतलब जो बोध करने का क्षमता है किसी भी चीज़ का जानने का, वो जो है प्रभावित हो जाता है। व्यक्ति का मूड बदल जाता है, भावना इमोशन कुंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है दूसरे और प्रथम दर्जे के लक्षण में पाया जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 3 प्रकार से चिन्ह और लक्षण बताऊंगा, तो उसमें आधारभूत बता चुके, पहले दूसरे दर्जे का बता चुके, अब तीसरे दर्जे का बता रहे हैं क्लिनिकल लक्षण। क्लिनिकल लक्षण क्या क्या एक व्यक्ति में होते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे डियर, इन लक्षणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन वर्गीकरण किया जा सकता है। अब ये जो हमारा क्लिनिकल लक्षण है इसको आप लोग देख लीजिए। पहला है डिस्टरबेंस ऑफ थिंकिंग, चिंता का विकार। जैसे ही व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया होता है तो उसमें आप देखेंगे कि उसका चिंता जो होता है, चिंतन जो होता है, थिंकिंग जो होता है, वह डिस्टरबेंस होने लगता है। उसके चिंतन में जो है दिक्कत आने लगता है। वह चिंतन विचारहीनता होगा, बातों को व्यक्ति भूल जाएगा, जो भी बातें याद करने का कोशिश करेगा भूल जाएगा, उसके विचारों में कोई संबंध नहीं होगा, यानी असंबंधता होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति के चिंतन से संबंधित विकार हो जाता है। दूसरा है भावनाओं का विकार। भावना जो होगा वह जो है आवेश का अभाव होगा, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपयुक्त प्रभाव होगा, उसके भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं होगा। विचारों की प्रभावशीलता जो है व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाता है। मतलब सीधा कहिए कि व्यक्ति के भावनाओं का विकार हो जाता है, मतलब इमोशन व्यक्ति के अंदर जो है डिस्टर्ब होने लगता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन, या तो इमोशन बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेगा या एकदम ख़त्म ही हो जाएगा इमोशन। तो इस रूप से जो है आपको भावनाओं में संबंधित विकार होता है।
सी नंबर है व्यवहार के विकार, और व्यक्ति का व्यवहार में प्रॉब्लम आता है, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में विकार आता है, ठीक है। जैसे असंबंधित और अनुपयुक्त व्यवहार, मतलब गड़बड़ व्यवहार करता है, उपद्रव मचाएगा, हिंसक मचाएगा, गाली गलौज करने वाला व्यवहार हो जाएगा, पूर्ण रूप व विनाशक व्यवहार हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, अपराध करने वाला व्यवहार हो सकता है, यौन संबंधी अति सक्रियता हो सकता है व्यक्ति में। तो अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो सिजोफ्रेनिया में क्या क्या होगा, गाली गलौज, हिंसक, उपद्रव, ये सब चीज़ें जो है होने लगता है व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति सिजोफ्रेनिया के होते हैं। तो आप लोग देखते भी होइएगा कि कभी कभी व्यक्ति में जो व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उसका व्यवहार हो जाएगा, तोड़ फोड़ मचाने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब व्यक्ति के अंदर होने लगता है, तो ये सब व्यवहार परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। डी नंबर है अवबोधन में विकार, मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को ज्ञात न कर पाना, ठीक है ना। अवबोधन में मतलब होता है किसी भी चीज़ का बोध न कर पाना, ज्ञात न कर पाना। तो अवबोधन में विकार वही होगा कि किसी भी चीज़ को पहचानने, किसी भी चीज़ को ज्ञात करने में समस्या आना, ठीक है। जैसे भ्रम, भ्रम जो होता है, भ्रांतियाँ जो होता है, यह हमारा अवबोधन उत्पन्न करता है। जैसे हम कोई आवाज़ सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन एक जगह आवाज़ उपस्थित है तो वहाँ लगेगा कि कुछ नहीं है। एक जगह जहाँ आवाज़ नहीं होगा कोई चीज़ का तो हमें लगेगा कि फलाने चीज़ का आवाज़ है, ठीक है ना। तो श्रव्य से संबंधित, समझ गए ना, ये चीज़ें अवबोधन में होगा। देखने, हम देखेंगे कुछ और, लगेगा कुछ और, होगा कुछ और, तो इस टाइप से देखने से संबंधित, दृश्य से संबंधित समस्या होगा। ओके, नेक्स्ट है स्वाद, आप खाएंगे कुछ और, आपको महसूस कुछ और होगा। गंध, आप सूंघेंगे तो लगेगा कि बन रहा है सब्जी और आपको लगेगा कि बन रहा है आसपास में मीट। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, गंध ऐसा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल और सब चीज़ों के गंध का पता नहीं चल पाता है। तो ये सब व्यक्ति के कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर कौन सा लक्षण होते हैं, अवबोधन का विकार होता है। तो ठीक है। ई नंबर का है डिस्टर्बेंस ऑफ विल, इच्छा का विकार। व्यक्ति का इच्छा जो है क्या होता है, घट जाता है, इच्छा शक्ति में कमी आने लगता है, निर्णय लेने के क्षमता घट जाते हैं, सामर्थ्य नहीं हो पाता है व्यक्ति, सक्रियता में कमी आ जाती है। तो यह व्यक्ति के डिस्टर्बेंस ऑफ विल होता है, इच्छा में विकार होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एफ नंबर है सक्रियता पर प्रभाव, डिस्टर्बेंस ऑफ एक्टिविटी। व्यक्ति का जो एक्टिविटी है वह व्यक्ति का जो है नॉर्मल हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा शांत यानी बेहोश हो सकता है, नकारात्मक जो है उसका एक्टिविटी हो सकता है, व्यवहार का विचित्र हो जाएगा उसका, मतलब एक अलग तरीके के सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति के एक्टिविटी होने लगता है, बहुत ज़्यादा हिंसक, बहुत ज़्यादा खतरनाक, या बहुत ज़्यादा जो है मंद हो जाता है। समझ गए। तो ये सक्रियता पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड लास्ट वाला है एकाग्रता पर प्रभाव, डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन। व्यक्ति के जो अटेंशन, एकाग्रता होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति दिन में सपना में देखने लगता है, मन में बुदबुदाने बात करने लगेगा, बिना किसी कारण के हंसने लगेगा, रोने लगेगा, ठीक है, विचारों में डूबे रहेगा, आसपास की स्थितियों के उसके बारे में पता नहीं होगा। तो मेरे डियर, एक सिजोफ्रेनिया में विभिन्न तरह के लक्षण जो है पाए जाते हैं। जैसे मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, क्लिनिकल लक्षण में क्या क्या था। चिंता से संबंधित कोई विकार होगा तो थिंकिंग डिस्टर्बेंस होगा। भावनाओं में इमोशन का गड़बड़ी आ जाएगा तो डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन होगा। व्यवहार में परिवर्तन, मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज, हिंसक, उपद्रव, तहस नहस मचाने वाला विनाशक व्यवहार आ जाएगा, अपराधी का व्यवहार आ जाएगा। तो ये सब डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है। अवबोधन के विकार मतलब होगा कुछ और, चल कुछ और रहा है, हमें समझ कुछ और आएगा, मतलब अवबोधन का विकार होगा जो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये है या नहीं है, ठीक है। जैसे सुनने से संबंधित, देखने से, स्वाद में, गंध में, इस सब में समस्या पहचान नहीं पाता है। इच्छा में विकार होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ विल, मतलब इच्छा कुंद हो जाता है, निर्णय लेने का क्षमता कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति जो है सक्रियता कम हो जाती है, ठीक है। एंड छठा है सक्रियता पर प्रभाव व्यक्ति को पड़ता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है या बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ज़्यादा सक्रियता हो जाएगा, ठीक है ना। और एकाग्रता में कमी का मतलब है कि अपने में बुदबुदाना, खोए रहना, दिवा सपने देखना, दिन में सपना देखना, रोने लगना, अचानक से हंसने लगना, ठीक है ना, विचारों में डूबे रहना, आसपास की स्थितियों के बारे में पता ना होना। तो ये एकाग्रता में कमी होने से होता है। और ये सब लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखता है तो सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति होंगे, ठीक है। चलिए,
अब आता है मेरे डियर नर्सिंग प्रबंध। मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि नर्सिंग प्रबंध को समझने के लिए आपको जो है उसके उपचार को ही समझना पड़ेगा। तो जब आप उपचार को समझ लेंगे ना, सिजोफ्रेनिया के उपचार को जब आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप उसके उपचार को समझने के साथ में उसी में नर्सिंग प्रबंध और उसी में उसके उपचार का भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों हम लोग आगे करेंगे। अभी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से कारण होते हैं। मेरे डियर, सिजोफ्रेनिया होने का, किसी व्यक्ति में मानसिक विखंडता होने का अनेकों कारण हो सकते हैं। उसमें से कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित है। पहला है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के माता पिता, जिस बच्चे का अगर माता पिता जो है सिजोफ्रेनिया के शिकार रहते हैं तो उनके बच्चे में यह बहुत ज़्यादा संभावना होता है संचरण होने का, मतलब बच्चे में भी होने का। तो आनुवांशिक कारण जेनेटिक या हेरिडेटरी होता है। साथ में आपसे पहले दादा चाचा इस सब का भी हुआ रहेगा तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का प्रभाव व्यक्ति के कैसे पड़ता है मेरे डियर? कारण क्या होता है? व्यक्तित्व कारण होता है पर्सनालिटी। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देखिए, मानसिक विखंडता ग्रस्त व्यक्तित्व वाले रोगियों में इस रोग के विकसित होने की बहुत जो है संभावना होती है। अर्थात जो लोग असामाजिक होते हैं, मतलब समाज में घुले मिले नहीं रहते हैं, शर्मीले होते हैं, अपने आप में सिमटे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं दूसरों से, अत्यंत संवेदनशील होते हैं, कम मित्र बनाने वाले होते हैं, तो इस टाइप के जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो है स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना रहती है। तो आप देख लीजिए कि जो असामाजिक हो, शर्मीले हो, अपने आप में सिमटे हो, दूर दूर रहने वाला हो और अति संवेदनशील हो, कम मित्र बनाने वाला हो, तो वो जो है व्यक्ति उस टाइप के व्यक्तित्व में यह होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो व्यक्तित्व कारण हो गया, चूँकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व के अंदर ही ये सब आता है। ठीक है ना। तीसरा है माता पिता और बच्चों का संबंध। बच्चे की देख लीजिए, बच्चे की जिनकी आवश्यकता से अधिक देखभाल की जाती है अथवा जिनकी माता पिता द्वारा अधिक उपेक्षा की जाती है, इस रोग के अधिक शिकार होते हैं। ठीक है, देखिए होता है कि माता पिता से कम देखभाल भी और ज़्यादा देखभाल भी बच्चे को मानसिक बीमार बना देता है। तो आप अगर माता पिता हैं तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि बच्चे को इतना न लाड़ प्यार दुलार दे दे कि वह दूसरे से संपर्क तोड़ के सिर्फ आप ही से जो है उसका जो है मोह माया बना रहे, और यह खतरनाक होता है। किसी एक व्यक्ति से ही बहुत ज़्यादा लगाव जो है दिक्कत करता है आगे चल के। ठीक है ना। तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल भी गड़बड़ है, और माता पिता के द्वारा अगर उपेक्षा भी कर दिया जा रहा है, मतलब उसे जो है इग्नोर भी कर दिया जा रहा है, वो भी दिक्कत है। तो दोनों स्थिति में जो है संबंध गड़बड़ाने से बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकते हैं। सामाजिक अलगाव और अंतः व्यक्तिगत संबंधों में कठिनाई के कारण व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। सामाजिक अलगाव का मतलब है कि समाज से किसी न किसी कारण से अलग थलग कर देना, दूर कर देना, तो उससे भी व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, स्किजोफ्रेनिया होता है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, कोई भी मानसिक रोग जो है अचानक से व्यक्ति के अंदर हावी नहीं होता है। बहुत सारे मानसिक बीमारी है, लेकिन उसका एक रीजन होता है। किसी न किसी कारण से, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, कुंठा होता है व्यक्ति के लक्ष्य में असफल होने से। ठीक है ना, कुंठित होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति। तो यह धीरे धीरे शुरू होता है। पहले व्यक्ति में कुंठा होगा, अंतर्द्वंद होगा, कुंठा होगा। ठीक है ना, व्यक्ति के अंदर जो है चिंता बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर तनाव बढ़ेगा, और ये सब धीरे धीरे जब व्यक्ति इग्नोर करते जाता है और व्यक्ति से ये सब दूर नहीं भागता है, तो धीरे धीरे यह बड़े लक्षण की तरफ चलता है। तब जाके व्यक्ति को बड़े लक्षण में स्किजोफ्रेनिया वगैरह, मेनिया वगैरह ये सब हो जाता है। तो कोई भी मानसिक बीमारी अचानक रूप से व्यक्ति को अटैक जो करता है, तो पहले वह छोटे बीमारी से ही होता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन होना, टेंशन, तनाव होना, ठीक है ना, एंजाइटी, चिंता होना, डिप्रेशन होना, और फिर उसके बाद स्किजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तब फिर जो है वो सब स्पेसिफाई जो है बीमारी पकड़ लेता है मानसिक रोग का। तो ये सब चीज़ों को समझिएगा। किसी भी व्यक्ति को जो है उपेक्षा नहीं करना चाहिए, समाज से अलग थलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा और वो कोई गलती कर दिया है और उसको आप दंड के रूप में समाज से अलग कर दे रहे हैं, या वह व्यक्ति खुद से समाज से अलग हो गया है, तो हो सकता है उसको एक जो है समस्या एक कारण बन जाए कि सामाजिक अलगाव होने से व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है। एंड पांचवा है पारिवारिक फैमिली। फैमिली का मतलब होता है
कि और यह सबसे ज़्यादा रीजन पड़ता है अगर किसी महिला को मान गए मानसिक रूप से पीड़ित हो गई और उसमें सिजोफ्रेनिया पाया जाता है तो पारिवारिक रीजन उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। क्यों? क्योंकि परिवार में बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो व्यक्ति सह नहीं पाता है, उसको अपने दिमाग पर हावी कर लेता है और धीरे धीरे वह हावी होते होते टेंशन, पहले टेंशन होगा, टेंशन से फिर व्यक्ति में चिंता आएगा, चिंता से डर लगेगा, फिर उसके बाद व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होगा और फिर जो है व्यक्ति जो है एक कोई खतरनाक मानसिक रूप के ओर चला जाता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, आगे पढ़ेंगे मेनिया, ठीक है ना, डिप्रेशन, विभिन्न प्रकार की बीमारी है जो व्यक्ति के अंदर घेर लेता है, जो लंबे समय तक फिर चलते रहता है या संपूर्ण जीवन भी व्यक्ति में रह सकता है। ठीक है, तो पारिवारिक में मतलब परिवार से बहुत ज़्यादा उपेक्षा कर देना, इग्नोर कर देना आपको, जैसे होता है ना, देखते होइएगा कि अगर परिवार से एक परिवार में 5 सदस्य है, ठीक है, 3 भाई है, 3 बच्चे हैं उस परिवार में, अब उस 3 बच्चे में एक बच्चे को इग्नोर किया जा रहा हो हर एक बातों को लेकर, तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है देखते देखते परिवार है उसको कुछ कर नहीं पाएगा, तो होगा क्या कि उसके माइंड में एक ऐसा परसेप्शन, अवधारणा बैठ जाएगा परिवार के प्रति जो उसे मानसिक रोग बना देगा। वो समझेगा कि यार हम 3 आदमी हैं, बच्चे हैं, इस 3 में उस दो को कितना मानदान हो रहा है और हमें क्यों उपेक्षा हो रहा है, हमें लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, यही सोचते सोचते व्यक्ति मानसिक रोग की तरफ चला जाता है। तो थिंकिंग, इसीलिए मैं बताया कि थिंकिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचना मानसिक बीमारी के ऊपर ले जाएगा। ठीक है ना, पारिवारिक कारण ये हो गया कि एक उपेक्षा करना, इग्नोर करना, एक होता है कि आपके परिवार में माता पिता के बीच बहुत ज़्यादा हमेशा बार बार झगड़ा हो रहा है, परिवार में कलह मच रहा हो, सुख शांति नहीं हो, उठा पटक होता हो, बार बार हिंसा होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, तो उसको देख देख कर व्यक्ति जो है क्या आता है कि दिक्कत में आ जाता है, या फिर परिवार में कोई और परेशानी जैसे आर्थिक तंगी होना, तमाम तरीके के कारण जो परिवार में होंगे वो रीजन बनता है परिवार जो है सिजोफ्रेनिया करने का। ठीक है, चलिए हो गया। छठा है ऑर्गेनिक कारण। ऑर्गेनिक कारण का मतलब होता है कि कई धारणाओं के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग के तंतु मतलब वही न्यूरॉन्स में संक्रमण, चोट, विषाक्तता के कारण पैदा हुई असमानताओं के कारण होता है, जबकि ये जो चीज़ें होता है न्यूरोसिस में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक जो कारण आप देख रहे हैं ना, यह न्यूरोसिस में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन कोई लोग मानते हैं कई धारणाओं के अनुसार कि दिमाग के जो न्यूरॉन होता है उसमें संक्रमण होने से, चोट लगने से, पॉइजनिंग होने से भी कुछ ऐसे असमानता पैदा हो जाता है जिसके कारण सिजोफ्रेनिया हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कारण याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब है आखिरी है आपका 7वां है आपका चयापचय तथा जीव रासायनिक विकार, मेटाबॉलिज बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। इसका मतलब होता है चयापचय गड़बड़ी, मेटाबॉलिक गड़बड़ी, डोपामाइन के बढ़े हुए स्तर, कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर के घटे हुए स्तर के कारण सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है। 7वां है चयापचय मेटाबॉलिक बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। इसमें होता है कि मान गए हमारे ब्रेन से बहुत सारे केमिकल, रासायनिक चीज़ों का भी सिक्रेशन होता है हार्मोन के रूप में। अब इन सब चीज़ों में बढ़ने और घटने से प्रभावित होता है। तो मान गए कि डोपामाइन एक लेवल होता है हमारे ब्रेन में, अगर ये बहुत ज़्यादा स्तर जो है बढ़ जाएगा तो व्यक्ति में प्रॉब्लम होगा। अगर कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इसके स्तर में घट जाएगा, देखिए कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर इसमें घटने से सिजोफ्रेनिया होगा और डोपामाइन बढ़ने के स्तर से जो है सिजोफ्रेनिया हो सकता है। या मेटाबॉलिज जो है प्रोसेस होने से जो है क्या होगा, मेटाबॉलिज में गड़बड़ी होने से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये सब जो है आपके सिजोफ्रेनिया के कुल 7 पॉइंटें मैंने कारण बता दिया। अब ये कारण दिमाग में रखिए कौन कौन से कारण है। एक मेटाबॉलिज बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस, चयापचय जीव रासायनिक विकार, ठीक है ना, जीव रासायनिक यही कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामाइन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कारण, फैमिली कारण, सामाजिक अलगाव कारण, माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध, व्यक्तित्व और आनुवंशिक कारण। ये कुल 7 कारक आप याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाया, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, तीनों मैं आपको बता दिया। एक सेट क्वेश्चन बता दिया 10 नंबर का। अब अगला हम बताएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग हस्तक्षेप, ठीक है ना। उसके बाद इसके उपचार पढ़ाएंगे और इसके प्रकार पढ़ाएंगे। तो यह 3 क्वेश्चन आपको एक वीडियो आएगा, एक वीडियो में और आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्किज़ोफ्रेनिया समझ में आया या नहीं आया। ओके, धन्यवाद।